हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम ब्रिटेन में कानून निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने संसद के दोनों सदनों की शक्तियों के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके बाद पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में संसद में कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो सामान्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण और प्रथम वाचन किया जाता है और विधेयक के प्रस्तुतिकरण की 3 विधियां वहां पर प्रचलित हैं। इन 3 विधियों में साधारण प्रस्तुतिकरण, 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण और विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो प्रथम वाचन में क्या होता है कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, लेकिन विधेयक के प्रस्तुतिकरण के संबंध में भी 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि जो है वो है साधारण प्रस्तुतिकरण। साधारण प्रस्तुतिकरण में विधेयक का जो प्रस्तावक होता है वह विधेयक को प्रस्तुत करने और उसके पश्चात विधेयक को छापने की अनुमति मांगता है और इस संबंध में वह कोई भाषण नहीं देता। वह सीधे ही क्या करता है कि जो लिपिक होता है सदन का, उस लिपिक को अपने विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत कर देता है। फिर उसके बाद में जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है वह लिपिक को या फिर विधेयक प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक यानी कि जो सदस्य होता है जो विधेयक को प्रस्तुत करने वाला होता है उससे वो कहता है कि वो विधेयक को प्रस्तुत करे। इसके पश्चात प्रस्ताव रखा जाता है कि विधेयक का प्रथम प्रस्तुतिकरण, प्रथम वाचन जो है वो पूरा मान लिया जाए। दूसरा जो विधेयक के प्रस्तुतिकरण के संबंध में जो दूसरी विधि है वो है 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण। यह जो प्रक्रिया होती है यह उन विधेयकों के संबंध में ली जाती है जो महत्वपूर्ण होते हैं या जो विवादास्पद होते हैं। इसमें जो प्रस्तावक होता है उससे कहा जाता है कि वो क्या करे कि विधेयक के प्रस्तावक को अवसर दिया जाता है कि वे विधेयक का उद्देश्य और महत्व बताए। तब विपक्ष के एक सदस्य को विधेयक को आलोचना करने के लिए अवसर दिया जाता है। यानी 10 मिनट के नियम का जो प्रस्तुतिकरण है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो विधेयक का प्रस्तावक होता है उस प्रस्तावक से विधेयक के महत्व, उसके सिद्धांतों के बारे में बताने को कहा जाता है और विपक्ष के किसी एक सदस्य को उसकी आलोचना करने के लिए कहा जाता है। तत्पश्चात विधेयक का प्रस्तुतिकरण पूर्ण मान लिए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है और विधेयक को छापने की अनुमति दी जाती है। तो 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की तीसरी विधि कौन सी है? विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत विधेयक के लाभ, विधेयक के सिद्धांत, इसके ऊपर विधेयक का जो प्रस्तावक होता है वो प्रकाश डालता है। वह भाषण भी देता है, एक लंबा लिखित भाषण भी देता है इसके ऊपर, और इसके अलावा विपक्ष सिद्धांतों की और प्रस्तावक की आलोचना करती है और आलोचना करने के पश्चात विधेयक पर मतदान होता है। यदि विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है उस स्तर पर तो फिर उसके बाद में उसे द्वितीय वाचन के लिए रखा जाता है। तो 3 विधियां मैंने आपको बताई, साधारण प्रस्तुतिकरण, 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण और विधेयक की संपूर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण होता है। और कुल मिलाकर प्रस्तुतिकरण के संबंध में 3 विधियां होती हैं और उसके पश्चात प्रस्ताव रखा जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन पूर्ण मान लिया जाए और उसे छापने की अनुमति दे दी जाए। तो अब इसके बाद में जो तीसरी विधि थी विधेयक के प्रस्तुतिकरण की, उसके बाद में उसे द्वितीय वाचन के लिए विधेयक को रखा जाता है। विधेयक को द्वितीय वाचन के लिए रखा जाता है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विधेयक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था द्वितीय वाचन की होती है और इसके अंतर्गत, द्वितीय वाचन के अंतर्गत क्या होता है कि आधारभूत सिद्धांतों की परीक्षा होती है और सदन विधेयक पर अपना मत प्रकट कर इसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। जो संपूर्ण सदन होता है वह विधेयक पर अपना मत प्रकट करके उसे स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है और इसके अंतर्गत विधेयक के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर व्यापक वाद विवाद होता है। सिद्धांत विधेयक के, उसके ऊपर
व्यापक वाद विवाद होता है, उसके उद्देश्यों पर वाद विवाद होता है, और विधेयक की आवश्यकता है अथवा नहीं, और विधेयक के उद्देश्य तथा सिद्धांत उचित हैं अथवा नहीं, इसके ऊपर वाद विवाद होता है। और फिर इस वाद विवाद के पश्चात विधेयक पर सदन में मतदान होता है। बहुमत द्वारा विधेयक को स्वीकार किए जाने पर उसे संबंधित समिति को भेज दिया जाता है, और अस्वीकार किए जाने पर विधेयक के जीवन का अंत हो जाता है। निजी विधेयकों के संबंध में साधारणतः इस स्तर पर उन निजी विधेयकों की समाप्ति हो जाती है, किंतु सरकारी विधेयक सदन से पारित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लोक सदन के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है। तो जो द्वितीय वाचन होता है वो विधेयक के कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों पर गहन वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, और सदन क्या करता है, इस पर अपना मतदान करके अपना विचार व्यक्त करता है, और वो ये भी बताता है कि इसके उद्देश्य और इसके सिद्धांत अनुकूल हैं या नहीं, क्या विधेयक की आवश्यकता है या नहीं। इस तरह की चीज़ों पर भी द्वितीय वाचन में विचार विमर्श किया जाता है। अब जब द्वितीय वाचन हो जाता है तो इसके पश्चात मैंने आपको कहा कि द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक को संबंधित समिति को प्रस्तुत कर दिया जाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धांत सदन द्वारा स्वीकृत हो जाने पर विधेयक समिति के पास भेजा जाता है। यानी जो इसके बाद का जो स्तर है वो है समिति स्तर। समिति स्तर में क्या होता है कि जब विधेयक के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर द्वितीय वाचन में विचार विमर्श हो जाता है तो उसे संबंधित समिति के पास में भेजा जाता है। यदि विधेयक की प्रकृति वित्त संबंधी है तो उसे संपूर्ण सदन की समिति के पास में भेजा जाता है, अन्यथा उसे स्थायी समितियों में से किसी एक संबंधित स्थायी समिति के पास में भेज दिया जाता है। और अगर और भी ज़्यादा विशेषज्ञता या गहनता की जरूरत होती है तो उसे प्रवर समिति के पास में भेजा जाता है। लेकिन प्रवर समिति के बाद में भी उस विधेयक को स्थायी समिति के पास तो भेजा ही जाता है। विधेयक के जीवन में समिति स्तर का बड़ा महत्व होता है क्योंकि इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार होता है, विस्तार पूर्वक विचार होता है विधेयक की प्रत्येक धारा पर। द्वितीय वचन में तो हमने क्या देखा कि सिद्धांतों पर, उद्देश्यों पर विचार होता है, लेकिन जो प्रतिवेदन स्तर होता है या जो समिति स्तर होता है उसमें क्या होता है कि है ना, विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श होता है। तो यह भी स्तर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। द्वितीय वचन में सिद्धांतों पर, उद्देश्यों पर विचार होता है विधेयक के, लेकिन समिति स्तर पर विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श कर लिया जाता है। विधेयक के जीवन में समिति स्तर का बड़ा महत्व होता है क्योंकि इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर विस्तार पूर्वक विचार होता है और उसे स्वीकार किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या रद्द भी किया जा सकता है। जो समिति स्तर होता है उसमें क्या होता है कि उसे स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, संशोधित किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है। समिति अवस्था में विधेयक की प्रारूप संबंधी त्रुटियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। कौन सी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है? समिति स्तर में प्रारूप संबंधी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब इसके बाद में अगला जो चरण है वो है प्रतिवेदन स्तर। अमेरिका की भांति इंग्लैंड की समितियों को विधेयक को अस्वीकार करने या बिना कुछ किए इसे रख छोड़ने का अधिकार नहीं है। समितियां विधेयक को अपने प्रतिवेदन के साथ सदन में लौटाती है। यानी जो समितियां होती हैं वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं किसके समक्ष? सदन के समक्ष। समिति स्तर में जो भी धारावार विचार विमर्श होता है उसके बाद में समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? सदन को सौंपती है, और सदन समिति के प्रतिवेदन को या तो स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है या उसे संशोधित भी कर सकता है, और फिर दोबारा से वो क्या कर सकता है, समिति के पास एक बार पुनः विचार के लिए उस विधेयक को भेज सकता है जिसके संबंध में समिति ने अपना प्रतिवेदन सदन के सामने रखा था। प्रतिवेदन स्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विधेयक के प्रारूप तथा उसकी धारा प्रतिधारा पर पूर्ण विचार प्रतिवेदन स्तर में ही किया जाता है। तो प्रतिवेदन स्तर हमने देखा यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर तृतीय वाचन। प्रतिवेदन स्तर के बाद विधेयक तृतीय वाचन में प्रवेश करता है। तृतीय वाचन में अध्यक्ष प्रस्ताव रखता है कि विधेयक तीसरी बार पढ़ा जाए। सिद्धांतों पर पुनर्विचार होता है, लेकिन शब्द प्रति शब्द या वाक्य प्रति वाक्य पर विचार नहीं होता। मतलब केवल सिद्धांतों पर एक बार फिर से विचार विमर्श होता है, लेकिन शब्दशः या शब्द प्रति शब्द या वाक्य प्रति वाक्य विचार नहीं होता। मतलब बहुत ज़्यादा गहनता के साथ में या बहुत ज़्यादा सूक्ष्म विचार नहीं होता, केवल ऊपरी तौर पर सिद्धांतों पर विचार किया जाता है।
इस वाचन में विधेयक में नियमित संशोधन नहीं किए जाते और न ही कोई सारभूत परिवर्तन किया जाता है। अंत में यदि आवश्यक होता है तो मतदान होता है और सदन द्वारा विधेयक स्वीकार किए जाने पर यह दूसरे सदन में रख दिया जाता है। तो तीसरे वाचन के पश्चात भी अगर कहते हैं कि अगर आवश्यकता होती है तो तृतीय वाचन में क्या होता है, मतदान करवाया जाता है और जब वो स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद में वो दूसरे सदन में रख दिया जाता है। दूसरे सदन में प्रक्रिया क्या बताई गई है? प्रथम सदन में विधेयक के पारित हो जाने के बाद उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद में वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहाँ फिर वह विधेयक इन्हीं 5 अवस्थाओं से गुजरता है। अब कौन सी 5 अवस्थाएं सामने लिख रखी है मैंने? प्रस्तुतिकरण और प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर और तृतीय वाचन। और फिर उसके बाद में अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं और वो दूसरे सदन में रखा जाता है। तो दूसरे सदन में भी इन्हीं 5 अवस्थाओं से होकर वो विधेयक गुजरता है। तो अच्छी तरीके से प्रत्येक सिद्धांत पर, उद्देश्य पर और प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श हो जाता है। यदि दूसरा सदन भी इस विधेयक को पारित कर दे तो विधेयक सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और सम्राट के हस्ताक्षर से विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। तो वैसे ब्रिटेन में यह परंपरा रही है कि सम्राट किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं करेगा, इसलिए ब्रिटेन के सम्राट के हस्ताक्षर होने के बाद में वह क्या बन जाता है? कानून बन जाता है वह विधेयक। अब देखिए, अगर दोनों सदनों में मतभेद हो तो क्या होगा? यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन करता है तो विधेयक पुनः प्रारंभिक सदन के पास भेजा जाता है। विधेयक को आरंभ करने वाला सदन यदि संशोधन स्वीकार कर ले तो विधेयक सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यदि विधेयक प्रारंभ करने वाला सदन यानी लोक सदन दूसरे सदन के संशोधन को यानी लॉर्ड सभा के संशोधन को अस्वीकार कर देता है और यदि लॉर्ड सभा आरंभ करने वाले सदन लॉर्ड सभा अगर उसे स्वीकार नहीं करती है और उस बीच में अगर 1 वर्ष की अवधि निकल जाती है तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो साधारण विधेयक के संबंध में अगर लॉर्ड सभा अपनी आपत्ति दर्ज कराती है और लोक सदन उस आपत्ति को स्वीकार नहीं करती है और इस बीच में अगर 1 वर्ष का समय निकल जाता है तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भी यही स्थिति होती है और वित्त विधेयक के संबंध में, जो कि केवल लोक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, 1 महीने की अवधि या 1 महीने का विलंब करने का अधिकार मिलता है। तो लॉर्ड सभा को केवल 1 साल और 1 महीने के विलंब का निषेधाधिकार है। साधारण विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में तो 1 वर्ष का विलंब कर सकती है। अब वो जो संशोधन के लिए सुझाव दे रही है वो स्वीकारना ना स्वीकारना लोक सदन की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है और वित्तीय विधेयकों के संबंध में वह 1 महीने का विलंब जो है वो कर सकती है। तो हम ये देखते हैं कि जो मजबूत स्थिति में है सदन, वो कौन सा सदन है? लोक सदन। तो लोक सदन की शक्तियां क्या हैं? प्रकंपित करने वाली शक्तियां हैं। अब देखिए, यदि विधेयक लोक सदन में प्रस्तावित हुआ और लॉर्ड सभा ने विधेयक में ऐसे संशोधन किए जो लोक सदन को स्वीकार नहीं है, तो 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद स्थिति यह है कि यदि लोक सदन उसे 2 लगातार सत्रों में पारित कर दे और यदि पहली बार विधेयक के दूसरे वाचन की तिथि और दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि में कम से कम 1 वर्ष का समय बीत चुका होता है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे सम्राट के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाता है और सम्राट के हस्ताक्षर से वह विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इस तरीके से ब्रिटेन में कानून की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, लेकिन संसद जिस विषय पर चाहे उस विषय पर वो कानून का निर्माण अवश्य कर सकती है। लॉर्ड सभा की शक्ति सिर्फ इतनी सी है कि वो अपना विरोध दर्ज करा सकती है, अपने द्वारा किए गए संशोधनों को लोक सदन के सम्मुख रख सकती है, लेकिन उसे स्वीकारना ना स्वीकारना लोक सदन की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो 5 स्तर मैंने बताया है आपको: विधेयक के प्रस्तुतिकरण और प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर, तृतीय वाचन, विधेयक दूसरे सदन में, दोनों सदनों में मतभेद और उसके बाद सम्राट के हस्ताक्षर से वह कानून बन जाता है। तो आज हमने किसका अध्ययन किया? ब्रिटेन में कानून निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया, जहां पर विधेयक के प्रस्तुतिकरण के संबंध में 3 विधियां जो है: साधारण प्रस्तुतिकरण, 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण और विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण बताए गए हैं।